तो इसका मतलब हमने टोटल जो इंफॉर्मेशन दी उसको लिस्ट आउट कर दी। सबसे पहले क्या, द एरिया ऑफ अ सर्कल स्वेप्ट बाय द विंड मिल इज इक्वल टू ए, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल ए इन मीटर स्क्वायर। ओके, सेकंड वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू v मीटर पर सेकंड, then density equal to rho, distance covered by the air, okay, in time t, in time t, t टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड होगा कितना होगा, सो d इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो d इक्वल टू v इनटू t ऐसा लिख सकते हैं। बाद में लिखता वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू सर्कल। अब देखो ये कैसे कंडीशन होगी, सपोज इस तरह की सर्कल है, यहाँ से परपेंडिकुलर एयर पास हो रही है और वो t टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो हमको पूरा वॉल्यूम चाहिए, इसका पूरा वॉल्यूम चाहिए। तो उसने कहा वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके, क्या लिखेंगे, v इज इक्वल कैपिटल, ये स्मॉल v लिख देंगे, v कैपिटल v इज इक्वल, ओके, क्या लिखेंगे, एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो, क्लियर। and therefore v is equal to a v into t, v मतलब वेलोसिटी, v कैपिटल v वॉल्यूम, वो क्या होगा वेलोसिटी। ओके, अब एक चीज और भी है कि सपोज आपको मास कैलकुलेट करनी है ना, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछो, मास, तो मास का मतलब होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, mass is equal to volume into density. Volume is the area, velocity, time into density. Clear? तो एरिया रखनी है, वेलोसिटी रखनी है, स्मॉल v करके लिखो तो भी चलेगा, टाइमिंग और डेंसिटी। ओके, ये सभी वैल्यू रखेंगे तो t टाइम में पास होने वाली जो भी एयर है इसका मास मिलेगा। क्लियर? तो ये सिंपल चीज है, इससे आपको क्या मिलेगा, ये सिलेंडर की आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर उतनी एयर है इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का आंसर क्या देगा, मास का। फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी पूछा था, सेकंड काइनेटिक एनर्जी k is equal to 1/2 mv square, सर 1/2, मास इज इक्वल टू area, velocity, time, density into v square. So 1/2 a v cube t into rho. क्लियर? तो ये क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी। ओके, देन ऑप्शन सी, फिर से पढ़ रहा हूँ, assume that the wind will convert 25% of wind energy into the electrical energy and that is equal to 30 meters square v 36 kilometer per hour, density of air is 1.2 kg by meter cube, what is the electric power produced? अब लास्ट टाइम जो बताया वो वाली फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, ये एफिशिएंसी दी, एफिशिएंसी इटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ओके, अब 25% आउटपुट पावर मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इनपुट पावर मतलब काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी
is equal to 25% of kinetic energy. 25% मतलब 0.25, kinetic energy 1/2 a v cube t into rho. So 0.25, 1/2. Area is 30 मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी, अब देखो यहाँ लिस्ट बना दे. 30 मीटर स्क्वायर, 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 5/18 10 मीटर पर सेकेंड. सो 10 होल क्यूब. क्लियर. उसके बाद डेंसिटी दी थी. उसके बाद क्या लिखा था? डेंसिटी. डेंसिटी रो इज 1/2 kg by मीटर क्यूब इंटू क्या होगा? टी. इंटू हम क्या लिखेंगे? टी. सो कैलकुलेशन क्या होगी? सिंपल. सपोज को 1/4, 1/2, 30, 10⁻³ 1.2 t. Just a minute. ओके, अब इसको कैंसिल करना है. तो सपोज आपने इसका 0 यहाँ रखा, ये 0 नीचे रखा, तो पहले तो 0 कैंसल. 4, ये 3 हो जाएगा. सो 3 is 9/2 10⁻³ t. 4.5 into 10⁻³ t. इसका मतलब 4500 t. टाइमिंग नहीं दी है और इसलिए इस तरह से कैलकुलेट की जाती है. टाइमिंग नहीं दी, इसलिए ये क्या मिला? इलेक्ट्रिक. ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी. ओके. अब पावर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. हमको तो पावर बताया था उसने, बराबर. जब पावर कैलकुलेट करना होता है, इलेक्ट्रिक पावर is equal to energy upon time. So energy 4500 t, time t cancel. So 4500 watt, 4500 watt या 4.5 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होगा. 4.5 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होगा. बराबर. जल्दी जल्दी फटाफट एक बार वो सिंप्लीफिकेशन चेक कर लो. है कुछ नहीं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन पता चलना चाहिए.
पता चल गया कि कोई डाउट? हो गया सर। मतलब याद रखना है कि टी लेफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइमिंग नहीं दिया। टाइमिंग इसलिए नहीं दिया कि एनर्जी के में टी आएगा तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, टी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली आपको पावर की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट 6.22। A person trying to lose weight lift a 10 kg mass 1000 times to height of 0.5 meter each time। मतलब 10 kg वेट इच टाइम मतलब 0.5 मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर ऊपर लेता है नीचे करता है 50 सेंटीमीटर। कितनी बार? 1000 टाइम्स 10 kg weight। Assume that the potential energy loss each time, say lower the mass is dissipated. Okay, how much work does she do against the gravitational force? Fat supply 3.8 10⁻⁷ joule of energy per kilogram, which is converted to mechanical energy with a 20% efficiency rate. How much fat will be fed up, used up? Okay, सिंपल है कि वो फैट डिक्रीज करने के लिए प्रोसीजर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मास, m इज इक्वल टू 10 kg, हाइट जहां तक वो लिफ्ट करता है 0.5 मीटर। ओके, एंड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितना बताया? नंबर ऑफ टाइम्स मतलब n इज इक्वल टू 1000 टाइम्स वो लिफ्ट करता है, 1000 टाइम्स। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या mgh? mgh लिख सकते हैं लेकिन सिंगल टाइम में mgh, सो nmgh ऐसा होगा क्योंकि n टाइम्स वो ये वर्क करता है, वो वर्क n टाइम्स करता है। चलो ये होगा 10⁻³ मास 10, g की वैल्यू नहीं दी इसलिए 9.8 एंड h 0.5, h क्या होगा? 0.5। ओके, ये दोनों के लिए 4.9 10⁻⁴ जूल, 4.9 10⁻⁴ जूल। क्या टोटली आपको लिखना है? सो 49,000 जूल, 49,000 जूल। नाउ एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 kg ऑफ फैट से लिखा है एनर्जी 1 kg फैट। ओके, 1 kg of fat is equal to 3.6 10⁻⁷ जूल। मतलब इतना वर्क करेंगे तो 1 kg लॉस होगा। लेकिन एक चीज और भी दी है कि यहाँ एफिशिएंसी रेट दिया है, एफिशिएंसी रेट 20% है। जो वर्क होता है एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होती होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20%। सो नाउ मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 20% ऑफ 3.66 लिखा, 8 लिखा, 3.8 सॉरी 3.8 10⁻⁷। ओके, इसका मतलब ये 0.2 3.6 10⁻⁷। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 0.72 .
7.2 10⁶ जूल। ओके, अब लॉस कितना होगा? तो लॉस के लिए क्या लिख सकते हैं? लॉस इन मास लिखा है क्या है? एनर्जी मास में। ओके सर बोलो। यहाँ पे 3.8 × 10⁻⁷ आएगा। हाँ भाई मैं 3 पॉइंट्स मैंने करेक्शन कर दिया, 3.8 10⁷ लिखा, 3.8। ओके यहाँ सर नीचे नीचे या पता चल गया। 7.6 10⁶ जूल। ओके, अब जो लॉस होगा ओके मास में, वो कितना होगा? लॉस क्या पूछा उसने? लॉस इज इक्वल टू जो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा डिवाइड बाय, ये आंसर हमको रखना है। मतलब उसने कितना कंप्लीट किया था? 4900 जूल। इतना आप वर्क करेंगे तब जाके 1 kg लेफ्ट होगा या लॉस होगा। ओके, तो इस पे कितना मिलेगा? तो 7.6 10⁶, ये तो 4.9 10⁴, 7.6 10⁶। कैलकुलेट करो आंसर क्या होगा, क्योंकि ये तो 10⁻² तो है ही, लेकिन 4.9 डिवाइड बाय 7.6 कितना होगा? 4.9 डिवाइड बाय 7.6 0.644 644 6.44 10⁻³ इन केजी, बिकॉज ये कंपैरिजन में किया था 1 kg के साथ। 1 kg आपको फैट लॉस करना है तो इतना वर्क, लेकिन विथ एफिशिएंसी 20%, तो इतना वर्क करना पड़ेगा। जब आप इतना वर्क करेंगे तो 20% लॉस, सॉरी 1 kg लॉस होगा, लेकिन उसका वर्क कितना है? सिर्फ 49,000 जूल। तो इसका मतलब लॉस कितना होगा? 6.44 10⁻, मतलब 6.44 ग्राम ओनली। 1000 टाइम्स 10 kg वेट, 0.5 मीटर ऊपर नीचे करेंगे, 0.5 मीटर, तो भी फैट की लॉस कितनी बताए? ओनली एंड ओनली 6.5 ग्राम, अप्रोक्सीमेट 6.5 ग्राम। यहाँ प्रॉब्लम का होगी कि एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं है। एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो ये आंसर और ज्यादा हो जाता, तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता। क्लियर? उन्होंने क्या बताया कि ये 3.7 सॉरी 3.8 10⁻⁷ 1 kg। डायरेक्ट इसकी कंपैरिजन हम करेंगे ना, डायरेक्ट इसकी कंपैरिजन तो और ज्यादा कम मिलेगा। क्लियर? इसका मतलब प्रॉपर इतना सारा वर्क करने के बाद भी सिर्फ फॉर से 6 ग्राम ओनली वो क्या होगा? लॉस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसमें सबसे पहले उसने कितना वर्क किया वो कैलकुलेट करना है। 1 kg फैट के लिए इक्विवेलेंट वेट वर्क क्या है वो लोगों ने दे दिया। एफिशिएंसी कितनी है? 20%। तो उससे हमने मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट की। ओके, इतनी एनर्जी से मतलब इतना वर्क करेंगे, मैकेनिकल वर्क करेंगे तो 1 kg फैट लॉस हो सकता है। तो हमने कितना वर्क किया? 49,000 जूल ओनली, तो कितना लॉस होगा? 6.4 ग्राम ओनली। ओके 6.23, a family use 8 kilowatt of power. Direct solar energy is incident on a horizontal surface at an average rate of 200 watt per square meter. If the 20% of the energy can be converted to useful electrical energy, how large an area is needed to supply 8 kilowatt? Compare this area to the roof of the typical house. मतलब नॉर्मली जो है उससे कितना बड़ा होगा, कैसा बनाना पड़ेगा? अभी हम जानते हैं कि सभी बहुत सारी टेनामेंट और सबके ऊपर वो सोलर प्लेट रखी जाती है फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर से प्रोड्यूस करना ये सबसे मतलब
बेनिफिट सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर अर्थ के ऊपर, 1 सेकंड के अंदर सन से अर्थ के ऊपर जो भी एनर्जी मतलब इंसिडेंट होती है, एज पर एग्जाम्पल सभी को स्टोर कर दिया जाए, सभी जितनी पर सेकंड जितनी एनर्जी अर्थ के ऊपर आती है ड्यू टू सन, तो सबको स्टोर कर दिया जाएगा। तो 13 ईयर सभी जहां भी एनर्जी लॉस करते हैं हम, वो सभी एनर्जी की जगह पे वो प्रोवाइड हो सकती है। पेट्रोल डीजल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम जो मतलब फूड से मिलती सभी एनर्जी को ऐड करो पूरे अर्थ के लिए 13 ईयर तक चलती है, उतनी एनर्जी पर सेकंड सोलर लाइट से मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम है इसको स्टोर कैसे करेंगे? सर हाँ वो पॉसिबल वो पॉसिबिलिटी कम है, बहुत कैसे कम है। होगा? हाँ बहुत कम है, और इसलिए क्या कि अभी ये सब मतलब अवेयरनेस शुरू हो गई है कि किसी भी तरह इसको स्टोर कर। अभी उसके लिए वो सोलर सीट लगाई जाती है। अभी सोलर सीट में तो क्या है कि आप मतलब जितने भी सोलर एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है उतनी आपके इलेक्ट्रिक बिल से डिडक्ट हो जाती है। वो लेकिन सप्लाई तो हमें उधर से ही आता है, पर हम हाँ जो सप्लाई वहां से आता है, सप्लाई वहां से आता है। लेकिन थोड़े बहुत और साल होल्ड करो। एक उन लोगों ने जो ये सिस्टम रखी है, इसमें एक चीज और भी है कि बाद में आपके घर पे एक बड़ी सी वो लोग बैटरी देंगे जाएंगे, और बैटरी के साथ सोलर प्लेट का कनेक्शन होगा। और मतलब क्या कि वो बैटरी वो एनर्जी स्टोर करेगी और उससे आपके घर में एनर्जी देगा। ओके, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा कि बाद में इलेक्ट्रिक बिल आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी स्टोर की एनर्जी यूज करते हैं। ओके, क्योंकि एनर्जी कब स्टोर होती है? सनलाइट होती है, और यूज तो 24 आवर होता है। ओके, तो उसके लिए वो लोग आपको एक बड़ी सी बैटरी जो स्टोर करेगी, एनर्जी स्टोर करेगी। लेकिन उन लोगों ने एक और भी सिस्टम बनाई, एज पर एग्जाम्पल की पर डे जो कंजम्पशन है, और सपोज उतना कंजम्पशन नहीं हुआ तो एनर्जी तो ऐसे ही स्टोर होके रहेगी, क्योंकि आपने तो यूज किया ही नहीं। तो पूरे मंथ के अंदर ऐसे आपने बहुत सारी एनर्जी स्टोर की, तो बेनिफिट ये भी हो सकता है कि आप उस बैटरी को, जैसे हम अभी इलेक्ट्रिक बिल पे करने जाते हैं उस तरह से आपको वहां जाके या उसको इन्फॉर्म करना है, तो आके सेकंड बैटरी के अंदर वो एनर्जी अपने आप कन्वर्ट करके ले जाएगा। जैसे एक बैटरी व्हीकल फोर व्हीलर होता है, इसकी बैटरी जब यूज नहीं होती और डिस्चार्ज हो जाती है तो सेकंड बैटरी से हम चार्ज कर सकते हैं। सिमिलर मेथड से वो आपके घर में जो बैटरी के अंदर एनर्जी वो सेकंड बैटरी में लेके जाएगा। तो मतलब उतना पेमेंट वो आपको देगा, उतना पेमेंट आपको देगा। लेकिन इसके लिए अभी ये सिस्टम चलेगी जिसको ग्रीन ग्रिड लाइन बताया जाए, ग्रीन ग्रिड लाइन। एज पर एग्जाम्पल 2-3 दिन के लिए आप बाहर गए, लेकिन बैटरी तो अपना वर्क करेगी, सोलर प्लेट भी वर्क करेगी, जो एनर्जी स्टोर होगी वो बैटरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। आने के बाद वो बैटरी आपको उसको दे देना है, तो भाई इतनी ज्यादा एनर्जी हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो वो एनर्जी कहीं दूसरी जगह वो लोग यूज करेंगे। बराबर, ये इसके लिए कैलकुलेशन पूरी उन लोगों ने एक्सपेंड करके दी। मोस्ट प्रोबेबल इतनी ज्यादा किसी फैमिली को ऐसे जरूरत बहुत कम होती है, 6 किलोवाट मैक्सिमम, ये 6.5 किलोवाट, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी लिखा द फैमिली यूज 8 किलोवाट ऑफ पावर। कितना? 8 किलोवाट ऑफ डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एन एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर के अंदर 200 वाट वो एनर्जी स्टोर करेगी। बाद में इफ द 20% ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल, सपोज मान लो कि पूरी इंटेंसिटी वाली लाइट नहीं आ रही है, हाँ जब समर होता है तो ज्यादा मतलब इंटेंसिटी वाली लाइट होती है, कहीं मतलब वो रेनी सीजन होगी तब पर क्लाउड्स होंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी नहीं भी मिलेगी। तो उन लोगों ने बताया कि 20% ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो उसको 8 किलोवाट सप्लाई के लिए कितना एरिया वाली वो सोलर प्लेट रखनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन बताया। सर एक के लिए कितना है? क्या वो मतलब एक के लिए दिया होगा ना, वो एक पैनल के लिए कितना होता है नहीं, किलो? अभी ऐसा उन लोगों ने, ये तो डिपेंड करता है। देखो पैनल के लिए फिक्स डिफरेंट जो भी मतलब कंपनीज होगी वो अंदर जो भी मटेरियल यूज करेंगे जिसकी एब्जॉर्ब पावर ज्यादा होनी चाहिए। नॉर्मल इंटेंसिटी एज पर आपके पास कैलकुलेटर भी होंगे तो कैलकुलेटर पे सोलर को स्ट्रिप रहती है। हाँ सोलर का हाँ आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सोलर स्ट्रिप ज्यादा इंटेंसिटी एब्जॉर्ब नहीं करती ना, ओके, तो ट्यूबलाइट के अंदर भी वो वर्क नहीं करता, माइल्ड ऐसा दिखता है। इसका मतलब क्या उसकी एफिशिएंसी कम हो गई या कम एफिशिएंसी है। बहुत सारे कैलकुलेटर ऐसे भी है कि नॉर्मल भी लाइट में भी चल जाएंगे,
तो इसका मतलब डिपेंड ऑन द मटेरियल, एब्जॉर्ब कितना करता है, सनलाइट कितनी एब्जॉर्ब करता है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो उस पर डिपेंड, इसलिए पता नहीं चलता कि ये इतनी स्क्वायर मीटर मतलब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए तो पता है ना कि 20% ही कन्वर्ट होता है। ये क्यों लिखा कि सपोज कहीं भी कुछ ना कुछ लॉस है, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद भी आपको सही आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि जो एनर्जी है पर मीटर इज 200 वोल्ट, कितने 200 वोल्ट, तो उसके 20% 20% ऑफ 200 वोल्ट एनर्जी पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी क्या होगा पर मीटर स्क्वायर, यहां लिखता हूं 200, अच्छा 20% ऑफ 200 वोल्ट। अब 20% मतलब 20 डिवाइड बाय 100, सो कैंसल। इसका मतलब 40 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इतना ही मिलेगा। हम मानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 200 वॉट स्टोर करेगा, लेकिन एफिशिएंसी 20% है, तो कितना स्टोर करेगा 40 वॉट। ओके, तो अब एरिया चाहिए, तो उसको तो 8000 वॉट चाहिए, क्योंकि 8 किलो वॉट ऐसा लिखा है, एंड डिवाइड बाय 40 मतलब कितना हुआ 200 मीटर स्क्वायर, इतनी एरिया वो सोलर प्लेट की होनी चाहिए, 200 मीटर स्क्वायर। ओके, अब 200 मीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ, हाँ सिंपल रूप, एरिया ऑफ रो इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सपोज मैंने एजम्पशन कर दी कि वो स्क्वायर प्लेट है, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ओके, एंड देयरफॉर लेंथ क्या होगी, लेंथ इज इक्वल टू 10√2, length equal to 10√2, and that is equal to 14.14 meter, because √2 is a 1.414 into 10, so 14.14 meter. ओके, तो इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे ना, तो 14 मीटर वर्सेस 14 मीटर वाली सोलर प्लेट ऊपर रखनी पड़ेगी, 14 मीटर इंटू 14 मीटर। अब ये तो लार्ज डायमेंशन हो जाएगा, लार्ज डायमेंशन क्यों, 1 मीटर इज इक्वल टू 3 फीट, 1 मीटर मतलब कितना हो जाए अप्रोक्सीमेट 3 फीट। ओके, तो 14 मतलब 42 फुट वर्सेस 42 फीट। जो एरिया हमने फ्लैट या टेनामेंट के लिए एरिया कैलकुलेट करते, इससे कैलकुलेट करो पता, हाँ कितना ज्यादा होगा, बहुत बड़ा। हाँ 4 इंटू 4 तो 16, 1600, और ये तो बाकी रह गया। तो इतनी स्क्वायर फीट वाली जगह तो सिर्फ और सिर्फ सोलर लगाने में जाएगी। क्लियर, मतलब ये नॉर्मल जो हाउस से बहुत बड़ी प्लेट होगी। ओके, यहाँ भी वही बता रहा हूँ मैं, क्या बता, एफिशिएंसी कम है इसलिए। एफिशिएंसी सिर्फ सनलाइट पे डिपेंड नहीं करती, एफिशिएंसी डिपेंड उसके मटेरियल पे भी करता है, अंदर जो मटेरियल है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करती है कि नहीं करती। सेकेंड, कि उस प्लेट को 2-3 दिन के बाद पानी से वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वो डस्ट क्लियर हो जाएगी, और डस्ट क्लियर होगी तो भी अंदर जो मटेरियल है वहां तक सनलाइट नहीं जाती। आपने चेक किया होगा वो समासावली वाली जो कैनाल है ना, उसके ऊपर उन लोगों ने सोलर शीट रखी है, वर्ल्ड में पहली ऐसी प्रोजेक्ट है जो कैनाल के ऊपर रखी गई है। ओके, क्योंकि कैनाल के नीचे पानी जाता है, तो वो जगह तो ऐसे भी वेस्ट जाएगी, तो वहां एंगल लगा के उन लोगों ने सोलर प्लेट रख दी, जिसकी 2 बेनिफिट हुई। एक तो पानी इवेपोरेट होना बंद हो गया, पानी इवेपोरेट होना बंद हो गया, बंद हो गया तो टोटल बंद नहीं हुआ, लेकिन परसेंटेज बहुत डिक्रीज हो गए, वो पानी इवेपोरेट नहीं होगा, और उसी जगह का कोई यूज नहीं था, तो सोलर प्लेट रख दी, और सोलर प्लेट रखी तो बेनिफिट क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। वर्ल्ड में पहली प्रोजेक्ट ऐसी है जो कैनाल के ऊपर रखी गई थी, कि जिसकी ओपनिंग यूनो के प्रेसिडेंट ने की थी। अब सपोज बताओ कि आप जानते हो, सपोज लॉजिकली आपको पता है, तो बताओ उसकी कैपेसिटी क्या है, वो जो रखा है पूरा ऐसा प्रोजेक्ट वहां उन लोगों ने लिख के रखा है, क्योंकि समासावली से इधर छानी तक वो पूरा जो मतलब कैनाल का है उसके ऊपर उन्होंने प्लेट से कंप्लीट करके रखी है, जिससे उन लोगों को 10 मेगावाट, मेगा मतलब 10⁶, इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इतनी इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी
मतलब 10⁻⁷ वॉट। अब 10⁻⁷ मतलब 1 करोड़। सो 1 करोड़ जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट। बराबर। ये तो पूरी सिटी के लिए है। नहीं नहीं, पूरी सिटी में नहीं चलता, ये पूरी सिटी में नहीं चलता, पूरी सिटी में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि लॉस भी ऐसा होता है ना। एज फॉर एग्जाम्पल आपने 100 वॉट वाली बल्ब 10 आवर तक जलाई। कितने आवर तक? 10। 100 वॉट 10 आवर 3600। कैलकुलेट करो कितना होगा। 36 1 2 3 4 एंड 5 10⁻⁵ मतलब 3.6 10⁻⁶ जूल। इतनी एनर्जी तो सिर्फ इसमें चली जाएगी। हाँ हाँ हाँ। इतनी 100 वॉट वाली बल्ब सिर्फ 10 आवर जलाएंगे तो भी इतना खत्म हो जाएगा। आप चेक करो कि वो डांडिया व्यवस्था कोटा वाली ब्रिज है, वहां भी सोलर प्लेट रखी जाती है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां भी उन लोगों ने रखना शुरू कर दिया। क्यों? कि जो जगह कुछ काम में नहीं अच्छा आती, फिट हो जाएगा। हाँ, उसको यूज करना शुरू करो। वहां सोलर प्लेट रखना शुरू करो। सोलर प्लेट रखेंगे तो मतलब उसकी एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। सबसे पहले हम लोगों ने विंड मिल के लिए बताया, लेकिन विंड मिल में क्या होता है कि इतनी बड़ी जगह आगे कुछ नहीं होना चाहिए, विंड पास होनी चाहिए। विंड कम होगी तो ब्लेड वो रोटेट भी नहीं होगी। हवा चाहिए हवा। हाँ, वो मतलब पूरा मैदान जैसा खुला ऐसा मतलब जहां ज्यादा विंड पास होते है उस जगह भी रखा जाता है, लेकिन ये सभी जगह रखी जाती है। क्लियर? ये ग्रीन ग्रेड सिस्टम अभी नई टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा बेनिफिट रखता है, क्योंकि ये तो अभी स्लोली स्लोली जैसे डेवलप हो। सर बोलो। सर हमें वो क्या डैम वाला जो होता है प्रोजेक्ट उससे ज्यादा मिलता है या फिर सोलर से मिलता फिर से पहला कौन सा बताया आपने? है? वो डैम वाला होता है ना, क्या नाम है? डैम डैम पे प्रोजेक्ट होता है। डैम्प वाला। डैम्प उससे मतलब ज्यादा मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिलने का मतलब क्या? डैम्प वाला जो है वो कैसे लोग कैलकुलेट करके, पानी अपने आप ऊपर से नीचे आता है। टर्बाइन से वो हाँ, तब जनरेट अपने आप होती ऊपर है। नीचे आता है, इसका मतलब पानी का जो फ्लो है हाइड्रो वो तो ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट प्लांट। जाएगा। तो वेस्ट जाने से अच्छा है कि वहां टर्बाइन रख दो, पानी फ्लो होगा तो टर्बाइन रोटेट होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ओके। लेकिन जरूरी ऐसा नहीं कि कहाँ कितना मिलता है। एफिशिएंसी क्या है, मटेरियल कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ज्यादा सनलाइट में ही बेनिफिट होता है। क्योंकि क्या होता है कि सनलाइट के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सोलर प्लेट रखनी है। बाकी कोई आपका मेंटेनेंस चार्ज है ही नहीं ना। टरबाइन के अंदर तो साफ्ट और सब रोटेट होगा जिससे कुछ ना कुछ मिलेगा। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी सोलर प्लेट में तो क्या है कि जितने यूनिट्स सोलर से आए तो उतना आपके बिल में डिडक्ट हो जाएंगे। अभी भी आप उसके साथ ही कनेक्टेड है। हाँ, बाहर लाइट ऑफ होगी तो आपकी भी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे जाएगा ये सभी फैसिलिटीज आएगी। वरुण, कि मतलब कि आपको स्टोरेज दिया जाएगा। स्टोरेज में अंदर आप जितना भी स्टोर करते हैं जिसको आप यूज नहीं करेंगे तो आप वो इलेक्ट्रिसिटी जीबी को दे सकते हैं, वो आपको उसकी पेमेंट करेगा। क्यों? कि उस जो आपने स्टोर की हो कहीं भी यूज करेंगे। मतलब नेचुरल सोर्सेज से उसको यूज करना है। आर्टिफिशियल मतलब एज फॉर एग्जाम्पल इसमें कोल या गैस, पेट्रोल, डीजल वो आप यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी मिले तो अच्छा है। क्लियर? तो जहां जहां एनर्जी लॉस कम होता है वो करने के लिए कैलकुलेशन सब दी थी। है कोई बात में प्रॉब्लम? एक न्यूमेरिकल ऐसी जो कैलकुलेट में करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा में है, और वो भी आपको यहाँ दी गई है। वो इंटीग्रेशन से, और वो ज्यादा से ज्यादा पहले कंप्यूटर में आ चुकी है, इसलिए वो कंप्लीट करेंगे। ओके, आज जल्दी करता हूँ क्योंकि आज नया चैप्टर कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन मेन चीज तो क्या है कि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, उन लोगों ने न्यूमेरिकल फ्रॉम दर्पण बेस करके जो दिया 378 नंबर वाली पेज है दर्पण में, चेक करो 378 नंबर वाली पेज। हाँ जस्ट अ मिनट। सर, फर्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट क्वेश्चन, a body while being acted upon the force Fx is equal to 3x square minus 2x plus 7 I caret Newton. I caret मतलब ये force act on only x axis. Distance from x equal to 0 to x equal to 10 meter in direction of x axis. So x1 equal to 0 meter to x2 10 meter. x axis था है. ओके, क्या पूछा उसने? वर्क. ओके, फार्मूला लिख के दिए. एग्जाम ऐसा नहीं होता. इंटीग्रेशन x1 to x2 f into dx. f into dx. Integration starts from 0 to 10 and the force is 3x square minus 2x plus 7 into dx. ओके, उन्हें तो फटाफट कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसको प्रॉपर लिखूं तो हर स्टेप की इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो. 3x square dx integration 0 to 10 sorry minus 2x dx 0 to 10 7 dx. So now what is equal to, okay, 3 constant x square की इंटीग्रेशन x cube by 3. जब इंटीग्रेशन करते तो एक पावर इंक्रीज करना है, उससे डिवाइड करना है, मतलब x cube by 3, लेकिन 0 to 10 तक minus 2 remain constant is a multiple integration of x. So 1 power increase करो, x square by 2 0 to 10 and plus 7. ओके, सिर्फ dx है. dx का मतलब x raised to 0 और x raised to 0 मतलब x raised to 1 लिखने की जरूरत नहीं है. 0 to 10 ऐसा होता है. इंटीग्रेशन x raised to 0 dx. So फार्मूला 0 plus 1 upon 0 plus 1 that is equal to x. x raised to 0 का मतलब होता है 1, मतलब इंटीग्रेशन dx. अब इसमें 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा. नाउ x क्यूब 0 to 10, x square 0 to 10, 7 into x 0 to 10. ओके, पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट. सो 10 क्यूब माइनस 0 बिकॉज x की जगह 10 रखो. 10 क्यूब माइनस 0 क्यूब, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं. माइनस 10 स्क्वायर माइनस 0 7 10 minus x. So now 10 cube minus 10 square n plus 70. Okay, 0, not x, 0. Okay, 10 cube मतलब 1000 minus 100 plus 70. So answer is 970 joule. Answer 970 joule. Clear? ओके सर. Okay, 8 नंबर क्वेश्चन चेक करो. क्वेश्चन नंबर 8 उसी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 आगे में 3 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल किए हैं. बाद में दर्पण बेस के अंदर सिंगल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया और 8 नंबर लिखा है. The relation between the position x and time t for a particle performing a one-dimension motion
is t equal to root x plus 3. T equal to root x plus 3. Here x in meter, t in second. Find the displacement of a particle when the velocity becomes 0. Displacement of a particle when the velocity becomes 0. जब velocity 0 तो उसकी displacement क्या होगी वो कैलकुलेट करके दे रहा है. Second, if the constant force act on a particle, find the work done in a first 6 second. Okay, पहले तो क्या होता है कि हमने जब भी इक्वेशन चेक की होंगी x इक्वल टू या y इक्वल टू ऐसा होता है, तो पहले दोनों साइड स्क्वायर कर दो. t स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट, रूट x इक्वल टू पहले लिखो, रूट x इक्वल टू t माइनस 3, इधर जाएगा t माइनस 3. अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला हुई. ये किसकी फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट की. इसका स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 ऐसा होगा, t माइनस 3. ओके, अब इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. सो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. टी स्क्वायर के लिए 2t, 6 t की डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट के लिए 0, बट वेलोसिटी इक्वल टू 0 ऐसा पूछा था. And therefore 0 is equal to 2t minus 6, and therefore 2t is equal to 6, and therefore t is equal to 6 by 2, t equal to 3 second. After 3 second की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. लेकिन उससे पूछा क्या था? Find the displacement of a particle when velocity becomes 0. So now x3 इक्वल टू, तो यहां हम क्या करेंगे? t इक्वल टू 3 ऐड करेंगे. x3 इक्वल टू 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0 मीटर फ्रॉम इक्वेशन 1. जो टाइमिंग मिली वो टाइमिंग हमने डिस्प्लेसमेंट में ऐड कर दी. ओके, सो t माइनस 3 होल स्क्वायर था, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. अब सेकंड पूछा, if the constant force act on a particle, find the work done in a first 6 second. Work done first 6 second. अब दो मेथड है इसमें. इसी मेथड से एक्सप्लेन करते तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि for t is equal to 0. So now x 0 equal to, चलो t equal to 0, x equal to x 0. इसका मतलब क्या होगा? 0 minus 3 whole square, that is equal to 9 meter. Now for t is equal to 6 second उसने पूछा. So x6, so 6 minus 3 whole square, t की जगह वो रखना है. So answer again 9 meter. Answer again क्या होगा? 9 meter. And therefore delta x is the displacement. So x6 minus x0. And therefore 9 minus 9 is equal to 0 meter. Okay, and therefore work equal to constant force into displacement. Constant force into displacement. लेकिन displacement की वैल्यू क्या है? 0. So answer 0 जूल. ओके, ये याद रखना है क्योंकि 2-3 बार से रिपीट होने वाली ये फिनोमिना है. टाइमिंग चेंज होगी लेकिन इक्वेशन इसी तरह से कुछ होता है. t इक्वल टू करके इक्वेशन होगा, आपको x इक्वल टू करके कन्वर्ट करके देना पड़ेगा. क्लियर? तो आज भी 5 न्यूमेरिकल हुए. लास्ट क्लास सेशन मिलेगा 6.21, 22, 23 और 1 और 8 दर्पण बेस. बराबर? सो इतना आप कंप्लीट करेंगे. चलो आज इतना. ओके सर. नेक्स्ट नया स्टार्ट करेंगे 7 चैप्टर रोटेशनल मोशन.